स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक एग्जांपल देता हूँ। हेलीकॉप्टर से हमने शुरू किया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। शुरू में बहुत सारे डाउट्स एक्सप्रेस किए जा रहे थे कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। कुछ एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे। हालांकि वो कारण उनका था कि कुछ में पायलट एरर भी था, लेकिन वो नहीं देखा जा रहा था। वो ये देखा जा रहा था कि भारत में चीज़ बनी है तो ये अच्छी नहीं है और इसमें कमियां हैं। हम इतने साल से वी टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भरता, बट एक बेसिक जो AK-47 गन है उसका रिप्लेसमेंट अभी तक इंडिया हैज नॉट कम अप विद। अब वो लाइट है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कारगिल युद्ध में हमारे पास नहीं था। अब हमारे पास भारत में बना हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ईरान जैसी कंट्री जिस पे इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं, आज के दिन इट हैज बीन एबल टू क्रिएट अ ड्रोन जो डायरेक्टली इजराइल को अटैक कर पा रही है, और उन्होंने वो हाउतीज को भी दे दिया है। इट इज समथिंग दैट इज अनइमेजिनेबल एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहले हम समझते थे कि यूएस या चाइना के पास ऐसा है। अगर आप मान लो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे तो आपको हमेशा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास वापस जाना पड़ेगा। आपके पास बोलना पड़ेगा कि मुझे अपग्रेड करना है, तो वो उसके पैसे लेंगे। फिर वो कहेंगे नहीं ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। अगर आपने वो IPR खुद क्रिएट किया तो एक तो आप जब भी वो टेक्नोलॉजी किसी को देंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो लगभग 90% ज्यादा होगा कंपेयर टू असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग। और अगर आप सर्विस सेक्टर करें तो उससे कंपैरिजन तो बहुत गुना ज्यादा फायदा होगा। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है जियोपॉलिटिकल डायलॉग्स बाय स्टडी IQ। आज हमारे साथ है ग्रुप कैप्टन RK नारंग सर अभी सीनियर फेलो हैं मनोहर पारिकर IDSA इंस्टीट्यूशन में, एंड ही इज अ स्पेशलिस्ट इन ड्रोन वॉरफेयर। सो सर, सबसे पहले तो वेलकम टू स्टडी IQ। आज का जो डिस्कशन रहेगा सर, हम बेसिकली बात करेंगे डिफेंस को लेके, बेसिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, विल टॉक अबाउट ड्रोन वॉरफेयर, विल टॉक अबाउट ड्रोन प्रोडक्शन, एंड बेसिक एक कंपैरिजन करेंगे सर कि इंडिया का क्या स्टेटस है regarding these particular issues compared to Pakistan and China, and of course US as well. As a brief to all the viewers, the sir was there. He's also a Vayu Sena medal awardee. And sir, मेरा पहला क्वेश्चन है कि 25 साल हो चुके हैं कारगिल वॉर का। Where do we stand vis-a-vis एयर फोर्स के जो डेवलपमेंट्स हैं इन द राइट एंगल या राइट प्रोडक्शन लेवल पे, या इन द कॉन्स में, जिसे कहते हैं कि हम वी हैव मिस द बस, हम कह सकते हैं। वेयर डू यू थिंक वी स्टैंड देयर? देखिए, कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, और तब जब वॉर हुई थी तो हमें ज़रूरत पड़ी थी कि हमें अपने मित्र देशों के पास जाके उनकी हेल्प लेके अपने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए वेपन सेंसर्स को लाना पड़ा था, और काफ़ी हमें आवश्यकता हुई थी। हमारा तब तक ड्रोन जो है इतने अच्छे लेवल पे नहीं बढ़े थे। आज अगर मैं देखता हूँ तो आज हमारी इंडस्ट्री बहुत ही अलग लेवल पे है। मैं ये नहीं कह सकता कि हम दुनिया के अच्छे लेवल, टॉप लेवल पे हैं, लेकिन अगर हम उस समय से कंपेयर करें तो हम कई टेक्नोलॉजीज़ में इतनी प्रोग्रेस की है कि हम अगर इसी ट्रैजेक्टरी में चलते रहे तो कुछ समय बाद हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और कुछ चीज़ों में हमने ऐसा एज ऑब्टेन कर लिया है कि जो हमारी ट्रैजेक्टरी को फ्यूचर में एक बहुत अच्छे लेवल पे ले पाएगी। हमारे जो दुश्मन हैं वो अब हमें और सीरियसली उन्हें लेना ही पड़ेगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं 1999 से आज 2024 है, 25 साल पूरे हो गए हैं। हमारे अगर एविएशन सेक्टर में करें, डिफेंस एविएशन सेक्टर में करें, तो हमारे बहुत सारे एविएशन प्लेटफॉर्म प्रोग्राम्स हैं, वो बहुत आगे बढ़े हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। हेलीकॉप्टर से हमने शुरू किया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। शुरू में बहुत सारे डाउट्स एक्सप्रेस किए जा रहे थे कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। कुछ एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे। हालांकि वो कारण उनका था कि कुछ में पायलट एरर भी था, लेकिन वो नहीं देखा जा रहा था। वो ये देखा जा रहा था कि भारत में चीज़ बनी है तो ये अच्छी नहीं है और इसमें कमियां हैं। फिर हमारे डिज़ाइन जो फर्स्ट वाले थे, तो हमारी एस्पिरेशन थी, हम हर चीज़ उस जहाज़ में डालना चाहते थे, जबकि एविएशन में ऐसे होता नहीं है। तो जब हमने फर्स्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाया तो एक बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। आज वही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का मार्क 3 जो है, हमारे पास ऑलमोस्ट 400 जहाज़ हमारी इन्वेंट्री में और बड़े अच्छे से फ्लाई कर रहे हैं। और अगर आप कंपेयर करो उसमें टेक्नोलॉजी में, तो दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजीज, हर एडवांस टेक्नोलॉजी इन एयरक्राफ्ट में है। और एडवांटेज क्या हुआ, जब हमने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाया उसके बाद हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया। अब वो लाइट है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कारगिल युद्ध में हमारे पास नहीं था। अब हमारे पास भारत में बना हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। हमने अमेरिका से भी अपाची हेलीकॉप्टर लिया,
लेकिन अपाची हेलीकॉप्टर एक बहुत एडवांस हेलीकॉप्टर है, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस जो हमने बनाया है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर उसकी ज़्यादा अच्छी है। तो जो भारत में बना है, भारत के लिए बना है, उन चीज़ों में हम इम्प्रूव किए हैं। अब इसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना, उसके बाद हमारा एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी बन रहा है। अगर आप कुछ समय पहले देखो कि हमारे चेतक चीता हेलीकॉप्टर बहुत क्रैश हो रहे थे, उसका एक रिप्लेसमेंट भी हमने अपने आप बनाया। तो एक बार जब हमारी हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी में सक्सेस मिल गई तो हमें इम्प्रूव करना, फ्यूचर डिज़ाइन इम्प्रूव बनाना बहुत आसान हो गया। तो ALH जिसको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाया उसमें लगभग 25 से 30 साल लगे हमें बनाने में, और LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है वो करीब 10 से 12 या 15 साल में हमारी इन्वेंट्री में आ गया। तो देखिए बनाने का डेवलपमेंट टाइम ही कितना आधा हो गया। लेकिन ये इस लेवल पे पहुंचने के लिए हमने फेलियर सही, हमने मुश्किलें सही, हमने उसको रिपीटेटिव इम्प्रूवमेंट सीखी। सिमिलर अगर आप एग्जांपल लें तो अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात जिसे तेजस कहा जाता है, तो उसको बनने में भी लगभग हमें 3 दशक लगे, 30 साल लगे उस जहाज को बनाने में। और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि लाइट कॉम्बैट एरिया LCA Mark II जो है शायद 10 साल में हमारे पास आगे आ जाएगा। और फिर हम ये भी सोच रहे हैं, और जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमने फर्स्ट बनाया था LCA जिसे हम तेजस कहते हैं, उसका हमने ऑलरेडी अपग्रेडेड वर्जन बनाया Mark 1A। देखिए जो हमने फर्स्ट डिज़ाइन बनाया था वो बनाया था MiG-21 का रिप्लेसमेंट, और LCA जो है MiG-21 का 1.5 टाइम्स परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, और उसमें सब एडवांस सिस्टम्स हैं जो आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में हैं। फ्यूचर के लिए हम जो हमने LCA Mark 1 में सीखा, Mark 2 में हम उसमें और इम्प्रूवमेंट्स करने जा रहे हैं। हम एक ट्रेनर बनाने जा रहे हैं, और इमेजिन कीजिए हम मैन अनमैन टीमिंग जिसे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम हमें कहा जा रहा है, वो हमारे यहाँ बनने की एक प्लान चल रहा है। ये सब तब संभव हुआ जब हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट में पेशेंस रखी, फेलियर सहे, उनसे लर्निंग सिखाई, और फ्यूचर में आत्मनिर्भरता को प्रमोट किया। हमारे जितने जो पहले साइंटिस्ट बाहर जाते थे, अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें वो काम यहाँ डिज़ाइन करने का मिल रहा है, उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा काम बढ़ रहा है। पहले इमेजिन कीजिए हम कितना पैसा देते थे बाहर देने के लिए, अब वो मनी कम बाहर जाती है, क्योंकि अभी भी हमें कुछ सिस्टम लाने पड़। लोग कई बार कहते हैं कि सिर्फ 40% इंडिजिनस है, 50% इंडिजिनस है। देखिए हमें अपग्रेड करने के लिए बाहर वाले देश से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, हमें कोई अपना इंडिजिनस कंपोनेंट लेने के लिए बाहर से नहीं पूछना पड़ता है, कोई हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कंट्रोल नहीं करता है। इन चीज़ों को समझना, इनकी टेक्नोलॉजीज में फेलियर्स को समझना, उसमें डेवलपमेंट टाइमलाइंस को समझना, ये एक हमारी आवश्यकता है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमने एक हिंदुस्तान टेस्ट टर्बो ट्रेनर बनाया HTT-40। उससे पहले हमने एक पिलेटस एयरक्राफ्ट खरीदा था, और हमें उसके लिए काफ़ी वो भी एयरक्राफ्ट में कुछ ना कुछ, जब भी आप बाहर से जहाज़ लेते हो तो आप उसकी जो लिमिटेशंस है उसको अडॉप्ट करते हो। HTT-40 हमने अपना बनाया, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लास। अब उसी लर्निंग से हमारे पास इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर भी बना रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो मैन्ड एविएशन है वो एक बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी पे है, लेकिन हमें परसिस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हमने जैसे ही एक लेवल पे पहुंचे तो हम पीछे मुड़ जाएं, ये नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसको, अभी मैंने बात की है हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, अब हेलीकॉप्टर्स में ही अगर आप देखिए इंटरमीडिएट मीडियम IMRH जिसे हम कहते हैं रेंज हेलीकॉप्टर, हम वो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। एक बार आपको सक्सेस मिल जाए और अगर आपका फोकस अच्छा है तो फ्यूचर डेवलपमेंट्स थोड़ा आसान हो जाती हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, टेक्नोलॉजी को संभालना पड़ेगा। इसी को आप इंटरपोलेट कीजिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में। हमारा एक सारस प्रोग्राम था, उसमें एक क्रैश हो गया था, हमने बंद कर दिया, लेकिन फिर जब हमने आत्मनिर्भरता पॉलिसी की तो उसको रिवाइव किया गया, और अब उसमें एक नया डिज़ाइन आ रहा है, और हमें उम्मीद है कुछ सालों के बाद हम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एक प्रेशराइज्ड जहाज़ नहीं है, जो हम बना रहे हैं वो प्रेशराइज्ड होगा, वो हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट कर पाएगा। तो जब आप बनाने लगते हैं एयरक्राफ्ट और अगर आप परसिस्ट करते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ, आप एक वर्ड यूज़ कर रहे हो बार बार, आत्मनिर्भरता।
आत्मनिर्भरता इज काफी, मतलब आपको क्या लगता है ये कोई नया कंसेप्ट है या पहले से था? सबसे पहला क्वेश्चन, बिकॉज ये जो आज के दिन हमें समझ में आता है ना कि भाई इट्स अ वेरी न्यू कंसेप्ट, ऐसा नहीं है। जी R&D हैज बीन गोइंग ऑन और हम काफी साल से, इट्स नॉट अ न्यू कंसेप्ट जिसे कहते हैं। जी आत्मनिर्भरता पहले भी था, आज भी है। व्हाट डू यू सी द डिफरेंस देन? अगर आप, सबसे पहले तो वो बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि R&D जो है इंडिया का हमेशा से वीक रहा है। ऑफ कोर्स आज के दिन हम काफी नई चीजों पे फोकस कर रहे हैं, बट रियलिटी ये भी है कि AK-47 का हम लोग अभी तक खुद कुछ नहीं निकाल पाए। सो दैट इज ऑल्सो रियलिटी। सो 2 क्वेश्चंस टू यू देन सर। ओके, अगर आप कहो आत्मनिर्भरता, जब मैंने अपनी किताब लिख रहा था इंडियाज क्वेस्ट फॉर यूएवीज एंड चैलेंजेस, तो मैंने एक चैप्टर किया चैलेंजेस टू इंडिजिनस डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एविएशन में डिज़ाइन डेवलपमेंट। तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1951 में हमने HD-2 जहाज़ बना लिया, 1955 में हमने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया मारूत, हिंदुस्तान फाइटर 24, जिसको मारूत कहा जाता है। 1955, कितने साल बाद? 1947, 8 साल के बाद हमने अपना इंडिजिनस प्रोग्राम शुरू किया और कुछ सालों में वो बना, फ्लाई किया। लेकिन उसमें क्या हुआ, जब हम अपना इंडिजिनस प्रोग्राम बना रहे थे तो हमें इंजन देने से कई देशों ने मना कर दिया। जब इंजन देने से मना किया तब भी हमारे डिज़ाइनर्स ने, तब एक डॉक्टर कर्ट टैंक थे जो जर्मन साइंटिस्ट थे, वो हमारी इंडियन डिज़ाइनर्स की टीम के साथ उन्होंने काम किया। उनके सिर्फ 20 इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, और हमारे करीब 40-50 साइंटिस्ट ने लगा। तो उन्होंने मिलके जो बनाया था वो हिंदुस्तान फाइटर बनाया था। उसमें जो हमने इंजन यूज़ किया, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंजन थे उसको यूज़ किया। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हम उस पैरेलली हमारे कुछ साइंटिस्ट उस इंजन को अपग्रेड करने में लगे गए, लेकिन हमने परसिस्ट नहीं किया। हमने जहाँ हमें चैलेंजेस आए, हमने अपने आप के ओवर क्रिटिकल हो गए और हमने कहा नहीं, ये तो सक्सेस नहीं हुआ और दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, एंड वी गेव अप। तो रिजल्ट क्या हुआ? जब हमने लाइट कॉम्बैट एयर का प्रोग्राम शुरू किया तो हमें फिर शुरू करना पड़ा बिगिनिंग से। गवर्नमेंट सपोर्ट वाज देयर और नॉट देयर? गवर्नमेंट सपोर्ट ऐसा है कि हर स्टेक होल्डर गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रहता है। अगर एक स्टेक होल्डर कहे कि हम, इसका लॉजिक नहीं है, और उसको अगर बड़ी पिक्चर नहीं पता, वी कॉल बिग पिक्चर, तो उससे भी कई बार सेटबैक आ जाते हैं। तो हमारे जो लार्जर, जो हमारा प्लान और जो हमारा एम होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं अलग अलग जगह पे, क्या होता है वो अपने ही एंगल से देखने लगते हैं। कभी कभी ये अच्छा है क्योंकि इसमें कमियां पता लगती हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर कभी नहीं भूलनी चाहिए। वहाँ पर हमने बड़ी पिक्चर भूल गई तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट पीछे चला गया, हमें दोबारा शुरू करना पड़ा और हम करीब करीब 20 साल पीछे हो गए। और फिर जब नया शुरू किया तो फिर ड्राइंग बोर्ड से शुरू हुआ। तो जो लर्निंग्स थी वो हम उसको यूटिलाइज करके आगे नहीं बढ़े। तो मेरे ख्याल से मारूत डिज़ाइन, अगर आप प्योर एविएशन साइंटिस्ट को देखें तो वो कहते हैं मारूत डिज़ाइन अभी भी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन है उस समय के मुकाबले में। अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो LCA एक अच्छा डिज़ाइन है। LCA को कई लोग अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं, बट मैं इतना कहना चाहूँगा LCA Mark 1 अपनी कैटेगरी में एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। और देखिए हमें फ़ायदा क्या है कि अब हमें लर्निंग हो गया, हमने देख लिया डिज़ाइन कैसे होता है, तो हमने HLFT हिंदुस्तान लाइट फाइटर ट्रेनर अपने आप डिज़ाइन कर लिया। हमें कोई कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, शुरू में पड़ती थी ऐसे। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप शुरू करें, आप उसके बाद उसका रोड मैप में बीच में स्टॉप नहीं हो, उसको कंटिन्यू करें, उसकी लर्निंग्स को आगे लेके जाएं। हाँ, जहाँ इनएफिशिएंसीज हैं उसको ठीक करना चाहिए, जहाँ कोई कमी लगे, जहाँ पर कोई कोई काम ठीक से नहीं करे उसको करेक्शन करना चाहिए, लेकिन बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर जो हम कहते हैं वो कभी नहीं भूलना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आई मिस्ड इट। सर सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि हम इतने साल से वी टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भरता, बट एक बेसिक जो AK-47 गन है उसका रिप्लेसमेंट अभी तक इंडिया हैज नॉट कम अप विद। देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट बिग थिंग्स। नहीं, मैं इसमें एक आपको कहना चाहूँगा, AK-47 कभी प्रॉब्लम नहीं था। हमारा प्रॉब्लम है हम सारे सिस्टम इकट्ठे करना, एक काम करना चाहिए। देखिए जो डिज़ाइनर है उसको एक यूज़र का भी इनपुट चाहिए। यूज़र आजकल क्या है कि हम, अगर आप दुनिया के जितने भी लीडिंग आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज देखें, उनमें जो यूज़र है डिज़ाइन का पार्टनर है। हमने अभी शुरुआत की है उसमें, जैसे हमने आईडेक्स प्रोग्राम शुरू किए हैं, एयरफोर्स ने मेहर बाबा कंपटीशन शुरू किया है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन एक DRDO ने एक शुरू किया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड शुरू किया है। तो ये इंडिया को, हमारा ऐसा कल्चर रहा नहीं जहाँ पर हम डेवलपमेंट पार्टनर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि अगर आप देखें
आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आजकल हम C295 टाटा जो हैं एयरबस के साथ कोलैबोरेट करके रह रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रेडिसेसर है एवरो, उसकी पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह ने नेगोशिएट की थी और फर्स्ट एयरक्राफ्ट भारत में बना था, बाहर से हम नहीं लाए थे। तो ये हम री इन्वेंशन ऑफ व्हील नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1960 में हमारा जो है जो एग्रीमेंट हुआ था यूके की कंपनी के साथ HS748 जिसे एवरो कहा जाता है, वो भारत में बनने के लिए 1961 में भारतीय वायुसेना के कानपुर एयरफोर्स स्टेशन में ये बना था। उसके बाद 1964 में ये HAL को ट्रांसफ़र किया गया। अब इमेजिन कीजिए हमने वो एवरो के अगर मॉडिफाइड नए वर्जन्स बनाए होते, उसके बेटर वर्जन्स बनाए होते, तो हमारा जो उस डिज़ाइन को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके एक नया डिज़ाइन बनाना, वो अप्रोच थोड़ा कंटिन्यूटी में नहीं रहा। अगर हम वो रखते तो शायद हमें C295 की ज़रूरत ना पड़ती, शायद हम एक्सपोर्ट कर रहे होते। अब C295 आया तो हमें अब ये ध्यान रखना है कि C295 आ गया तो ये अपने आप हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। क्या हम फ्यूचर वेरिएंट्स C295 का हम बनाने की इच्छा रखते हैं? क्या ये हमारे रोड मैप में है? क्या हमारा प्लान है? हम इसके क्रिटिकल सिस्टम जो अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं उसका इंडिजनाइजेशन का रोड मैप है? तो आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि आपने किसी से कोलैबोरेट कर लिया, उसने आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर गई तो आपने डिज़ाइन पार्ट सीख लिया। जब आपने डिज़ाइन पार्ट अगर कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देता है, उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि आप उसको कहाँ लेवल पे ले जाना चाहते हैं। आप उस टेक्नोलॉजी को लेके क्या आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट देखना चाहते हैं? क्या आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या आप जीवन भर उस सप्लाई उस डिज़ाइनर पे निर्भर रहना चाहते हैं, या आपकी भी एस्पिरेशन है कि हम बनाएंगे डिज़ाइन, हम दुनिया में कम्पीट करेंगे, हम ग्लोबल लेवल पे एक अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हमें हर बार नहीं इंपोर्ट करना है और हम हर बार OEM पे नहीं डिपेंड करता है। हाँ, हो सकता है आप देखिए कोलैबोरेशन फ्यूचर में होती रहती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, आप उसके साथ एक लीडिंग कंट्री के साथ आप एक जॉइंट प्रोजेक्ट करते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोडक्ट करने के लिए सर्टनली कोलैबोरेशन होगा, लेकिन ये नहीं कि हमारी पूरी डिपेंडेंस उन पे रहे। हमारे में एक जो कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करते हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है? अगर आप मान लो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे तो आपको हमेशा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास वापस जाना पड़ेगा। आपके पास बोलना पड़ेगा कि मुझे अपग्रेड करना है, तो वो उसके पैसे लेंगे, फिर वो कहेंगे नहीं ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। अगर आपने वो IPR खुद क्रिएट किया तो एक तो आप जब भी वो टेक्नोलॉजी किसी को देंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो लगभग 90% ज़्यादा होगा कंपेयर टू असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, और अगर आप सर्विस सेक्टर करें तो उससे कंपैरिजन तो बहुत गुना ज़्यादा फायदा हो। तो हमें जो है एक तो IPR क्रिएट करना है, एक हमें ग्लोबल लेवल पे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, उसमें एक अच्छी प्रोडक्ट सपोर्ट सप्लाई लाइंस क्रिएट करनी है, और ऐसा सोचना है कि अगर हमें दुनिया में प्रोडक्ट देनी है तो हमें कंपटीशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे मैच करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। अगर हमारे साइंटिस्ट मान लो डरपा नासा हर जगह जाके हेड कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, एप्पल में हो सकते हैं, तो इसका मतलब हमारे में टेक्नोलॉजी कॉन्शियसनेस की कमी नहीं है, हमारे में लीडरशिप की इशू है, हमारे में एक ओनरशिप की आवश्यकता है, हमें एक डिसीजन मेकिंग चाहिए कि भाई मैं ले सकता हूँ रिस्क, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव चाहिए। मेरे ख्याल ये 4-5 चीज़ें करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे एविएशन, ड्रोन और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम पीछे रह पाएंगे, लेकिन हमें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसकी लाइफ साइकिल सपोर्ट डिसाइड करना, और ग्लोबल कंपटीशन को सामने रखते हुए उनसे टेक्नोलॉजिकली अहेड रहना, और एक डेल्टा जिसे कहते हैं, डेल्टा का मतलब होता है कि जो टेक्नोलॉजी आप बना रहे हो दुनिया से कुछ स्टेप आगे है, या उसमें एक ऐसा डिफरेंस है जो दूसरों के पास नहीं है। जब आप ऐसा डेल्टा लाते हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी दुनिया में हर कोई रिस्पेक्ट करता है और दुनिया में हर कोई चाहता है आपका। तो मैं चाहता हूं हमारा जो फ्यूचर लीडर है वो ये ना सोचे कि मुझे गूगल के लिए काम करना है, एप्पल के लिए करना चाहिए। गूगल और एप्पल के CEO को सोचना चाहिए काश मैं इस कंपनी में आके काम करूं। सो बेसिकली नारंग सर आप ये कह रहे हो कि हमें चाइना या US से नहीं डरना है, हमें उनसे बेटर करना है ताकि वो हमसे खरीदे। मेरे ख्याल एस्पिरेशनल आपको एक देखिए जब आप एक्सेल करते हैं तो कोई भी चाहता है
आप क्यों एप्पल ले रहे हो? आप एप्पल इसलिए ले रहे हो क्योंकि इसमें क्वालिटी है। आप इसलिए ले रहे हो कि बाकी चीज़ों से ज़्यादा आपके पास रिलायबिलिटी है, आपके पास ऐसी चीज़ दे रहा है जो दूसरे नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको मेरे ख्याल से सोच वैसी लानी पड़ेगी। मतलब ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है। हमारे इंडिया में बहुत, देखिए एक चीज़ और सोचनी चाहिए, हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट बाहर जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? ये नहीं है कि भाई सिर्फ पैसा ही होता है, एक सोच भी होती है। एक सोच होती है कि मुझे ग्लोबल लेवल पे लीड करना है, और एक पर्सपेक्टिव होता है कि मुझे compete करना है। अगर आप कहते हो नहीं यार, मैं देखिए, मैं एक भारतीय यूथ को ये भी कहना चाहता हूं, आप कहते हो भारत में हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, तो जब आप ग्लोबल कंपनीज के सीईओ बनते हो तो कैसे भारत को बेच पाते हो? आप कभी सोचते नहीं है ऐसे? तो अगर आप फॉरेन कंपनी के लिए काम करके यहां बेच पाते हो तो क्यों ना अपनी क्रिएट करें? हाँ, स्ट्रगल होगी, डेवलपमेंट प्रोसेस स्ट्रगल होगी। तो सर आते हैं ड्रोन्स पे अभी। हाँ, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर को चेंज कर रहा है। अभी आज के दिन पे इफ यू टेक अ लुक एट जो भी वॉरफेयर है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स हैं, चाहे आप ईरान इसराइल की बात करो या नॉर्थ कोरिया की बात करो, वहाँ पे हमेशा आपको ड्रोन वॉरफेयर इज द की वर्ड और द बज वर्ड। ईरान जैसी कंट्री जिस पे इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं, आज के दिन इट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट अ ड्रोन जो डायरेक्टली इसराइल को अटैक कर पा रही है, और उन्होंने वो हाउतीज को भी दे दिया है। इट इज़ समथिंग दैट इज़ अनइमेजिनेबल एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहले हम समझते थे कि यूएस या चाइना के पास ऐसा है, इंडिया के पास क्या टेक्नोलॉजी है? कैन वी रियली कम्पीट एट द ड्रोन ग्लोबल मार्केट? देखिए ड्रोन एक बड़ी ही मैं कहता हूँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, किसी ने ये नहीं सोचा था। हर कोई चाह रहा था कि मेरे पास बेटर एयरक्राफ्ट हो, हर कोई चाह रहा था मेरे पास फास्ट एयरक्राफ्ट हो, मेरे पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो। अचानक लोगों ने जब स्मॉल स्लो लो, 3 वर्ड याद रखिए, स्मॉल स्लो लो, फ्लाइंग ड्रोन जब उन्होंने यूज किया, उन्होंने रियलाइज किया कि डिफेंसेस उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही हैं, और डिटेक्ट कर पा रही हैं तो न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही हैं। ये एक ऐसी जो एक लिमिटेशन मानी जाती थी, ये स्ट्रेंथ बन गई आजकल, क्योंकि स्मॉल स्लो लो ड्रोन्स हमारे जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। जो लोग फास्ट जाके दूसरे को बीट करना जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यार ये तो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये ड्रोन कहीं से भी लॉन्च हो जाता है। आप बाहर खड़े हो, छोटी सी कार में लेके जाओ और लॉन्च कर दो। एक और, काफी इसके कंपोनेंट्स कमर्शियल मार्केट में मिल जाते हैं। तो इन सब चीजों से ड्रोन एक बहुत ही अट्रैक्टिव सिस्टम बन गया है। अब जो एयर डिफेंस वाले हैं उनके लिए कॉस्ट बड़ी बढ़ गई है। देखिए, अगर आपको ड्रोन को न्यूट्रलाइज करना है वो $10,000 का पड़ेगा या $1,000, डिपेंडिंग ऑन डिज़ाइन। तो $1,000 को अगर आप कर लो 80-85 हज़ार लगा लो ऑनवर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन सोफिस्टिकेशन देख लो। अब 1 लाख से लेके 1 करोड़ या 50 लाख का जो ड्रोन है, आपकी एक मिसाइल $1 मिलियन के आसपास। आप देखिए एयर डिफेंस कितना एक्सपेंसिव हो गया। अब इस वजह से जब ये कंट्रीज को समझ आ गया कि यार बनाना भी आसान है, उड़ाना भी आसान है, कॉस्ट भी कम है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और याद देखिए, सबसे आसान है ग्रे जोन वॉरफेयर। जब आप डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हो, आप एक टेररिस्ट या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई अटैक भी नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है कि आप उनकी कमियां ढूंढ रहे हो और आप उनमें नुकसान भी पहुंचा रहे हो, उनकी एयर डिफेंस भी वीक कर रहे हो, उन पे कॉस्ट भी बढ़ा रहे हो, और वो आपको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। डिनायबिलिटी है, इनहेरेंट डिनायबिलिटी है, क्योंकि आप कह ही नहीं सकते हो, कमर्शियल कंपोनेंट तो कहीं से भी मिल जाते हैं। दिस पार्ट हैज बीन यूज्ड बाय मेनी कंट्रीज, मेनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसी को जो है, आप अगर आर्म्स सप्लाई हो गया, स्मगलिंग हो गया, ऐसे कई एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे ड्रोन एक बहुत ही एक पोटेंट जो सिस्टम है वो बनता जा रहा है। तो आप पूछ रहे हैं जो ईरान जैसे कंट्री हैं, तो उन्होंने जब देखा इसकी इंपॉर्टेंस है तो वो इसको धीरे 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 इम्प्रूव करते गए। और सबसे अच्छी बात है ईरान, क्योंकि उन पे सैंक्शंस थे। कहते हैं सैंक्शंस जो है ना, इनोवेशन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है।
क्योंकि जब आपको पता है आपके पास नहीं है और यू आर अगेंस्ट द वॉल, तो आप एक उसमें अधिक एफर्ट करते हो। टर्की का मॉडल दूसरा है। टर्की नेटो कंट्रीज के पास था, तो उसको सब चीज़ें इजीली मिल जाती थी, तो उन्होंने उसको एक ऑप्टिमाइज किया। तो दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग मॉडल्स, दोनों ने अपने लेवल पे एक इम्प्रूव किया और एक वायबल पोटेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने लाके रखी। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हम थोड़ा लेट शुरू हुए, लेकिन हुआ क्या, हमारे भारत में जब एश कार्टर जो थे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था DIUX, डिफेंस इनोवेशन यूनिट, ठीक है। तो जब उन्होंने यूएस में शुरू किया तो हमारे यहाँ पर कुछ लीडर्स ने सोचा यार ये तो हमें भी होना चाहिए, तो हमने यहाँ शुरू किया डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब DIUX, एक अमेरिका के पास पैसा ज़्यादा है और उनके जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो भी R&D में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उनमें R&D, अगर आप देखो एयरफोर्स रिसर्च लेबॉर्ट्री है यूएस की, तो वो एयरफोर्स के जो टेक्निकल पर्सनल हैं उनमें कुछ सिविलियंस भी होते हैं, बट मिलिट्री पर्सनल भी हैं। ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च यूएस नेवी का है, आर्मी फ्यूचर्स कमांड है, आर्मी रिसर्च लेबॉर्ट्री है, आर्मी इनोवेशन कमांड है यूएस की। ये सब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में सपोर्ट करती हैं। हमारे में अभी अभी डिज़ाइन डायरेक्टरेट्स आए हैं, लेकिन रिसर्च एलिमेंट अभी नहीं आया, हमें एक और लेवल पे है। और अगर आप देखो IDS, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, या डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फॉर्म हुआ है, वहाँ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च डेवलपमेंट पे इतना अभी वर्टिकल्स नहीं है, तो हमें उसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बेस्ट चीज़ अगर आपको करनी है तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तो हमें भी उसकी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि हम जो IDEX शुरू हुआ, और सिमिलरली भारतीय वायुसेना ने शुरू किया मेहर बाबा कंपटीशन। अब मेहर बाबा में 2018 में 8 अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ, तो भारतीय वायुसेना ने स्वॉर्म कंपटीशन लॉन्च किया। अब स्वॉर्म टेक्नोलॉजी इंडिया में कहीं थी नहीं, DRDO के भी होराइजन में उस वक्त नहीं थी, बाद में है। तो बहुत ही एक एस्पिरेशनल प्रोग्राम था। मैं, क्योंकि मुझे याद है मैंने जब स्वॉर्म पे पेपर लिखा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि एयरफोर्स इतनी जल्दी लॉन्च कर देगी। तो जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव था कि यार ये बहुत एस्पिरेशनल है, लेकिन जब एयरफोर्स ने ओनरशिप ली, देखिए जब यूज़र ओनरशिप लेता है तो उसका इफेक्ट बहुत होता है। जब एयरफोर्स ने कहा कि हम ये टेक्नोलॉजी बनाएंगे, और आज आपके स्वॉर्म बेस पे आप देखिए स्वॉर्म डिस्प्ले हुए हैं। अगर आप देखो बीटिंग द रिट्रीट में एक स्वॉर्म 1000 ड्रोन का स्वॉर्म बना था। ये सारा ये जो था यू कैन से बाय प्रोडक्ट ऑफ स्वॉर्म कंपटीशन था। और अगर आप 15 जनवरी 2020 जब गलवान कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो 75 ड्रोन स्वॉर्म ने एक आर्म डिस्प्ले किया था आर्मी डे में 15 जनवरी 2020 में। वो कैसे संभव हो पाया? वो तब संभव हो पाया क्योंकि भारतीय वायुसेना ने मेहर बाबा कंपटीशन लॉन्च किया। और याद कीजिए जब चाइना ने उससे कुछ महीने पहले, आई थिंक 2020 या 21 की बात है, उससे 3-4 महीने पहले चाइना ने ड्रोन स्वॉर्म से अपने सोल्जर्स को खाना बांटा था। तो खाना बांटना पर्पस नहीं था उनका, हमारी तरफ मैसेज था कि भाई हमारे पास स्वॉर्म टेक्नोलॉजी है, बी वेयर ऑफ इट। और उससे 4 महीने बाद जब हमने आर्म ड्रोन स्वॉर्म दिखाया तो हमने भी मैसेज कन्वे किया, कोई लड़ाई नहीं की हमने। लेकिन जब आपके पास स्ट्रेंथ होती है तो दुश्मन भी उसको पढ़ रहा होता है, एडवर्सरी पढ़ रहा होता है। तो मेरा थोड़ा शायद डेट गलत होगी, आई थिंक 15 जनवरी 2021 में हमने आर्म स्वॉर्म डिस्प्ले किया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो भारतीय वायुसेना ने अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया, उसका जो रिजल्ट था 2021 में दिखा। और अब जो है हम स्वॉर्म बना रहे हैं, मैन अनमैन टीमिंग बना रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत टाइम लगता है। एक बार टेक्नोलॉजी बन जाए तो आप उसके बाय प्रोडक्ट्स देखते हैं, उसमें हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ मिल रहा है, हाँ पब्लिक डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिए पहले आप सारे हर जगह पे ये पटाखे जलाते थे तो पोल्यूशन होता था, आजकल आप ड्रोन स्वॉर्म डिस्प्ले करते हैं। तो एक भारत में पोल्यूशन के लिए भी एक अच्छी एक ऑल्टरनेटिव मिला है। तो हर जगह तो नहीं होगा, लेकिन एक ऑप्शन मिली है। तो टेक्नोलॉजी इज ए गुड एनेबलर अगर आप अडॉप्ट करें। तो इंडिया में ड्रोन अभी जो हमने मेहर बाबा कंपटीशन किया, IDEX में भी हमने बहुत सारे ड्रोन कंपटीशन लॉन्च किए। उससे क्या हुआ, हमने ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो लॉजिस्टिक सप्लाई करते हैं,
जो सर्वेलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे ड्रोन हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो लॉइटरिंग म्यूनिशन, जो पहले हम सिर्फ इजराइल वगैरह से इंपोर्ट करते थे, आजकल हम इंडिजिनस बना पा रहे हैं। तो हमारा जो एक्सपोर्ट बिल था वो कम हो गया, लेकिन ये अपने आप नहीं हुआ है। ये तब हुआ है क्योंकि हमने R&D इनिशिएटिव्स लिए, हमने सपोर्ट किया इंडस्ट्री को। अब जो है आपके पास ये भी प्रोविजन होना चाहिए, जो इंडिजिनस डिज़ाइन है उसको आप इंडक्ट करें, आप उसको प्रिक्योर कर पाएँ। और सर्टिफिकेशन, देखिए अब बहुत सटल होता है, जब भी आप कोई चीज़ अच्छी करते हैं ना, तो कोई ना कोई साइड से एंट्री कर जाता है। तो अब कुछ ऐसे लोग हैं जो असेंबल करके भी इंडिजिनस दिखाना चाह रहे हैं। तो आपको एक मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि इंडिजिनस डिज़ाइन सर्टिफिकेशन पॉलिसी लानी पड़ेगी। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं, ये मैंने इसका सेंसर बनाया है, ये मैंने इसकी जो ये इसके और जो कुछ पार्ट्स हैं, क्रिटिकल पार्ट्स हैं। मेक इन इंडिया वर्सेस असेंबलिंग इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है ना, लोग असेंबलर्स को मेक इन इंडिया कह रहे हैं, तो डिजाइन इन इंडिया जो है, डिजाइन इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन लिंक इंसेंटिव, हमने प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की ड्रोन में, उससे बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब एक लिमिट पहुंच रही है, जो हमारे डिजाइनर्स हैं उनको ज्यादा इंसेंटिव की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन से को भी इंसेंटिव चाहिए, बट डिजाइनर को हायर इंसेंटिव चाहिए। तो ये जो सटल डिफरेंस है ना, इससे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ और या डिग्रेडेशन दोनों डिपेंड करते हैं। अगर आप नहीं समझे तो आप नीचे जा सकते हैं, अगर आप समझ गए तो आप ऊपर जा सकते हैं। तो अच्छा प्रॉमिस है, हमारे पास एक अच्छी ड्रोन इंडस्ट्री है, लेकिन उसको सपोर्ट की जरूरत है। और उसमें एक पार्ट और मैं कहना चाहूँगा, सिविल ड्रोन इंडस्ट्री, जब हम बात करेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में और बाकी लीडिंग कंट्रीज में क्या फ़र्क है। तो सर पहले तो समझते हैं, जो ड्रोन इंडस्ट्री है वहाँ पे 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स एंड आई एम गोइंग टू कीप द पॉलिसी मेकर्स अ बिट सेपरेट यहाँ पे। क्योंकि देखा जाए तो एक आपका गवर्नमेंट के, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली द R&D, द रिसर्च, DRDO एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे 3 जो स्टेक होल्डर्स है, हाउ डू यू सी देम? वहाँ पे कोई इंटीग्रेशन है, या आर दे वर्किंग इन कंप्लीट साइलोज, या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग कि टेक्नोलॉजी इतना फास्ट नहीं मूव कर रहा है इन कंपैरिजन टू द ग्लोबल मार्केट? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में भारत ने 12 अप्रैल 2021 को हमने UAS रूल्स लाए थे। US रूल्स मतलब अनमैन्ड एरियल सिस्टम रूल्स। लेकिन जैसे ये आया, इंडस्ट्री को पता लगा ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ले हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। और जैसे ये पता लगा गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री वालों ने, क्योंकि इंडस्ट्री उस वक्त हमारे स्टार्टअप और MSME से लेड थी, मेजर प्लेयर्स नहीं थे और बहुत जेन्युइन प्लेयर्स थे, तो उन्होंने जाके हर जगह बताया कि भाई ये तो हमारा बंद हो जाएगा। तो आई विल रियली कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट ने वो रूल्स वापस लिए। अब देखिए 12 अप्रैल को उन्होंने रिलीज किए, विद इन 15-20 दिन उसको वापस लिया, और 25 अगस्त 2021, 4 महीने के बाद, 4.5 महीने के बाद नए ड्रोन रूल्स ले आए। वो रूल्स इंडस्ट्री फ्रेंडली थे। ये एक जो प्रोएक्टिव अप्रोच थी गवर्नमेंट से, उससे हमारा जो ड्रोन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिला, और उसी इनिशिएटिव से गवर्नमेंट को भी अच्छा लगा, और उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की, ग्लोबल ड्रोन हब 2030। मतलब उसमें हम सोच रहे हैं कि 2030 तक क्या हम भारत को एक ग्लोबल ड्रोन डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएंगे। तो ये एक प्रॉमिस था, जो जब गवर्नमेंट को लगा तो उन्होंने लगा कि भाई हमें एक अच्छा एस्पिरेशनल गोल लेना चाहिए। लेकिन और उससे हमारी ड्रोन इंडस्ट्री ग्रोथ भी हुई। अगर आप देखो, मैं स्वाम की आपको बात बता रहा हूँ, लॉजिस्टिक सप्लाई ड्रोन कर रहा हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इंटेलिजेंस सर्विलेंस या रेकी या मेडिकल सप्लाई, ऐसे कई चीज़ें हम उससे फ़ायदा हुआ है। लेकिन क्या ये हमें बहुत आगे ले जाएगा? अभी हमें ये जहाँ तक लाया, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। लेकिन इसके बाद की जो अगर हमें ग्रोथ चाहिए, तो उसमें जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जिस लेवल तक हम पहुंचे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल होता है। देखिए, ड्रोन जो है, सिविल और मिलिट्री दोनों टेक्नोलॉजीज पैरेलल चलती हैं। अगर आपकी एक भी टेक्नोलॉजी, ये मतलब है ये साइकिल है, एक पैर पे चलोगे तो नहीं चला जाएगा। तो दोनों साइकिलें हमें चाहिए। और मिलिट्री, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं। देखिए, जो मिलिट्री ड्रोन है उसे सिविल एयर स्पेस से पास होना है। अगर सिविल एयर स्पेस रेडी नहीं है तो उसको प्रॉब्लम आएगी। सिविल ड्रोन को मिलिट्री एयर स्पेस से पास होना है तो वो नहीं हो पाएगा।
क्योंकि इंडिया में देखिए आप जानते हैं बहुत हैवी लीक कंजस्टेड एयर स्पेस है, तो वो टेक्नोलॉजी में एक अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो यूएस में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है जो सिविल एविएशन और ड्रोन टेक्नोलॉजीज में काम करती है। यूरोप में ईआसा है, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है। लेकिन जो फा और ईआसा कर रहे हैं, सिमिलर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हमारे यहाँ पर नहीं है। तो उसमें 2-4 चीज़ें चाहिए। एक क्या होना चाहिए, एक तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की नोडल मिनिस्ट्री चाहिए। डिफेंस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला आईडेक्स है, मेहर बाबा है, लेकिन उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग है, देखिए सिविल ड्रोन को उड़ने के लिए देखिए पहले मैन्ड एयरक्राफ्ट में पायलट होता है, तो पायलट है तो आपको पता है कि जब तक वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पायलट नहीं है तो आपके पास रिमोट ट्रैकिंग होना चाहिए, भाई रिमोट से आप उसको देख पाओ। फिर आपके पास डिटेक्शन एंड अवॉइड सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि पायलट को जैसे ही दिखता है वो अवॉइड कर सकता है वो, लेकिन ड्रोन को तो सेंसर से अवॉइड करना है, तो आपके पास ऐसी डिटेक्ट एंड अवॉइड टेक्नोलॉजीज चाहिए। अब पायलट को आप मैन्ड जो एटीसी है वो कंट्रोल कर सकती है, अनमैन्ड के लिए आपको ऑटोमेटेड अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजीज में इनिशिएटिव ज़्यादातर जो है सिविल एविएशन इंडस्ट्री से। तो हमारा जो R&D वर्टिकल ना होने की वजह से और नोडल मिनिस्ट्री ना होने की वजह से सिविल ड्रोन में हमारा ये जो वर्टिकल है ये वीक है। अगर आप मेरा एक रिसर्च पेपर है अनुसंधान लेड आत्मनिर्भर यूएस इंडस्ट्री इन इंडिया, ये IDSA की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल डाउनलोडेबल पेपर है। अगर आप इसमें पढ़े तो मैंने एक एक टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करके उसमें बताया है कि यूएस में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, इनफैक्ट इवन चाइना में क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं व्हाट इज रिक्वायर्ड, और अगर आप वेट करेंगे तो फिर आपको वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर ड्रोन में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, इसमें भी आगे निकलता है। तो एक प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। तो ये हमारा एक सिविल वर्टिकल बहुत वीक है। और अभी जो ड्रोन में हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी बनी थी। देखिए हमारे जैसे आपके पास कार का लाइसेंस होता है ना, आपकी नंबर प्लेट होती है ना, वैसे ड्रोन में भी एक नंबर प्लेट होती है, उसको UIN कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आपके पास कार का लाइसेंस होगा, वैसे ड्रोन पायलट का लाइसेंस होता है। अब देखिए जब आप कार लेने जाते हैं तो कार रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ड्रोन का रजिस्ट्रेशन होता है। तो सिमिलर प्रोसेसेस कर रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन है। जब आप कार कोई भी आप लेते हैं तो वो सर्टिफाइड होती है कि भाई ये सेफ है। वैसे ड्रोन के भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, लेकिन ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस सिर्फ 500 किलो तक है। अब देखिए हमारे ड्रोन इंडस्ट्री बड़े बड़े ड्रोन बनाना चाहते हैं, तो 500 से ऊपर हम सर्टिफाई कैसे करेंगे? फिर ये UTM नहीं होगा तो कैसे हम फ्लाई कर पाएंगे? कल को हम फ्लाई करना चाहते हैं सिटी के ऊपर, मेडिकल सप्लाई करना चाहते हैं, तो मेडिकल सप्लाई तब फ्लाई करेंगे ना जब हमें श्योरिटी है कि ये गिरेगा नहीं आम लोगों पे, ये भी श्योरिटी है कि ये सेफ लैंड करेगा, किसी तार से नहीं टकराएगा, किसी मैन्ड एयरक्राफ्ट में नहीं जाएगा। तो वो टेक्नोलॉजीज दुनिया में डेवलप हो रही हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? तो हमें इन चीज़ों में इनिशिएटिव की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, लेकिन हमें ये गैप में बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन इन ड्रोन टेक्नोलॉजी पॉलिसी चाहिए, नोडल मिनिस्ट्री चाहिए, R&D प्रोग्राम्स चाहिए, एंड R&D सर्टिफिकेशन प्रोसेस, मतलब ट्रायल बेस्ड सर्टिफिकेशन। पहले क्या होता था, ग्लोबल स्टैंडर्ड बनते थे, हम उसको फॉलो करते थे, चेक करते थे। अब हम कहते हैं भाई नई टेक्नोलॉजी हम भी तो बना रहे हैं, हम उसके स्टैंडर्ड्स आपके साथ बनाएंगे, उसको सर्टिफाई कीजिए। तो मेरे ख्याल ड्रोन टेक्नोलॉजी में अगर हमें वर्ल्ड लीडर बनना है, अगर हमें ग्लोबल ड्रोन हब बनना है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। But sir, I got your point of the civil industry. I also got your point of the military industry that is working on road. But एक चीज़ है policy making. And I think India is lacking in its understanding कि क्या इसका potential है. We are still stuck कि अब अगर आप देखते हो ड्रोन के पेपर्स, we are still stuck in military drone usage. We are still stuck in disaster relief, humanitarian. But उससे ज़्यादा भी तो है. यहाँ पे Amazon बात कर रहा है ड्रोन के थ्रू घर घर सामान पहुँचाने का. यहाँ पे ड्रोन के थ्रू देयर इज सर्वेलेंस हैपनिंग, मैंने इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। अगर आप बात कर रहे हो पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्रोन, उसके लिए वी हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग, बट वहाँ पे लैक है। देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वेरी सिंपली पुट अक्रॉस, वी आर नॉट एबल टू टैकल द इशू। अभी तक हमने वो पोटेंशियल देखा ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, वेयर डू यू सी और हाउ डू यू सी दैट दिस कैन बी मैनेज्ड? देखिए आपके पास अमेज़न क्यों पता लगा आपको? क्योंकि वेस्ट ने मुझे बताया। वैसे ही यहाँ इंडियन कंपनीज भी कर रही हैं, उनके वहां ट्रायल हो गया, हमारे यहाँ ट्रायल नहीं हुआ ऑफिशियल।
हमारे यहाँ जो ट्रायल कर रहे हैं वो एग्जम्पशन कैटेगरी में कर रहे हैं, वहां पर वो ट्रायल का डेटा उनकी मिनिस्ट्री और जो अथॉरिटी है वो लॉग कर रही हैं, उनके पास डेटा बन रहा है और उस बेस पे वो सर्टिफाई कर देंगे। हमारे लोग सर्टिफाई नहीं करेंगे। ये गैप है। ये नहीं है कि इंडियंस में कैपेबिलिटी नहीं है। आज भी नॉर्थ ईस्ट में इंडियन कंपनीज मेडिकल सप्लाई कर रही हैं। ऐसी हमारी कंपनी है यहाँ पर भी, दिल्ली में भी ट्रायल्स कर रही हैं। लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनिशिएटिव हो तो हमें अमेज़न की नहीं करेगी, हम अपने ड्रोन दुनिया को देंगे। मैं वही कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी ओनरशिप जो है वो बहुत आवश्यक है हमारे देश में। उसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या जो भी नोडल मिनिस्ट्री बनाए उसको एक ओनरशिप देनी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी वैलिडेशन ट्रायल। मैं ये भी नहीं कहता कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आप इंडस्ट्री को बोलिए आप वैलिडेट कीजिए, हमारी इंडस्ट्री आके ट्रायल कर देगी, लेकिन आपको फिर उस बेस पे पॉलिसी बनानी पड़ेगी जैसे आप कह रही हैं। प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं है। तो प्रोएक्टिव पॉलिसी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इनिशिएटिव इज व्हाट इज लैकिंग, सो यू नीड ए नोडल मिनिस्ट्री व्हिच कैन टेक दिस इनिशिएटिव। हमारे यहाँ कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ कमियां हैं। अगर हमारे काफ़ी कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं, अगर वो भी कंपोनेंट हमारे इंडिया में बन सकते हैं अगर हम इंडिजिनस जो प्रिक्योरमेंट करते हैं। देखिए डिफेंस की प्रिक्योरमेंट है इंडिजिनस प्रिक्योरमेंट की, देयर आर 54 मिनिस्ट्रीज, 53 मिनिस्ट्री में वो पॉलिसी इतनी स्ट्रांगली इंप्लीमेंट नहीं होती है। वो 53 मिनिस्ट्री की बात नहीं होती है, सिर्फ एक डिफेंस मिनिस्ट्री की बात होती है। एग्रीकल्चर हमारा सबसे बड़ा यूजर बन के आ रहा है, एग्रीकल्चर में इंडिजिनस से प्रिक्योरमेंट नहीं है, इंडिजिनसली सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड का मतलब ये नहीं है कि इंडिजिनसली डिजाइंड है। ये जो छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस हैं इसका यूज करके लोग असेंबल्ड प्रोडक्ट दे जाते हैं। इसको जब हम समझ गए, जब हम इसकी छोटी छोटी बातों को समझ गए तो हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। और यदि आप जानना चाहें चाइना, अमेरिका और यूएस में, यूरोप में क्या हो रहा है, तो वो मैं आपको एक अलग बता सकता हूँ। एब्सोल्युटली सर, व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना सर? चाइना, ओह वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि चाइना जो है मेरे लिए, जब मैं अपनी किताब लिख रहा था तो मैंने उसमें एक चैप्टर लिखा था, पिलर्स ऑफ चाइनाज यूएवी प्रोग्राम। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है चाइना की, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो चाइना एक ड्रोन टेक्नोलॉजी लीडर क्यों बन रहा है। उसमें मैंने देखा कि उनकी टेक्नोलॉजी ओनरशिप जो है वो हमारे से डिफरेंस है। जो मैं अभी बता रहा था, हमारी टेक्नोलॉजी ओनरशिप आ गई तो हमारा जो हमने इतना बड़ा एम रखा है ड्रोन, अब ये असंभव नहीं है, ये बहुत ही संभव है। अब एक एग्जाम्पल देता हूं, चाइना में ड्रोन डिलीवरी ट्रायल डन बाय देयर सिविल एविएशन एंटिटी, CAAC दे कॉल इट, 2019 में किए गए। और दूसरी बात, उनके पास 13 एक्सपेरिमेंटल बेसिस हैं, यूएस ड्रोन एक्सपेरिमेंटल बेसिस हैं। हमने डिफेंस में किया, डिफेंस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, उसमें अभी 2 या 3 बने हैं, लेकिन सिविल एविएशन में वैसा नहीं है। अब इस सटल डिफरेंस को हम नहीं समझ पाते हैं। अब उसमें उन्होंने एक जॉइंट UAM अर्बन एयर मोबिलिटी लेबोरेटरी नवंबर 2021 में सेटअप की है। सिमिलरली उन्होंने लॉजिस्टिक ट्रायल शुरू किए हैं 2022 में, उसमें 1 टन पेलोड से ट्रायल हो रहा है। हमारे यहाँ पर 1 टन नहीं, लेकिन 200, 400 किलो, 500 किलो में हमारी कंपनियां आज भी कर सकती हैं अगर हमने वो लॉन्च किया तो। How much time do you think it will take? I will say टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो हम कहते हैं ना लीप फ्रॉगिंग, एक लिमिट तक होती है। जो ट्रायल प्रोसेस है, कुछ चीज़ें आप वैलिडेट कर सकते हैं सिमुलेशन से, बट जो रियल ट्रायल प्रोसेस है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, वो टाइम लगता है। लेकिन द मोमेंट यू लॉन्च इट, यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, योर जर्नी और ट्रैजेक्टरी विल चेंज। मतलब जैसे ही आपने लॉन्च किया ये टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जैसे ड्रोन रूल लॉन्च किए थे, देखिए ड्रोन रूल से बहुत सारे फॉलो ऑन रूल्स आए, ड्रोन टेस्ट, ड्रोन रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स आए, फिर हमारा ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम आई, फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई। ऐसे करके एक ड्रोन रूल का जो हमने किया था पॉलिसी चेंज, उससे कई चेंज आए। लेकिन हमारा जो एक चीज़ जो मिसिंग रहा है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, एक टेक्नोलॉजी ओनरशिप। मेरे ख्याल जो पॉलिसी ने जो अचीव करना था, जो बिना ट्रायल, बिना टेक्नोलॉजी के कर सकता था, वो तो अचीव हो गया।
लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी वाला वर्टिकल है ये बहुत आवश्यक है। और मैं अधिकतर जानता हूँ हमें टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग इंडिया में बहुत कम है। हम बड़ी जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं और हम ग्लोबल में जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है ना, लीप फ्रॉगिंग, यू विल लैग बिहाइंड, दुनिया आगे निकल जाएगी, इस तरह की टर्मिनोलॉजी से आप टेक्नोलॉजी नहीं समझ सके। आपको उसकी नुआंसेस समझनी पड़ेंगी। अगर ड्रोन में लूँ, देखिए उसके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, उसका डेटा स्टोरेज की वल्नरेबिलिटीज़ होती है। हम इतना कुछ समझना ही नहीं चाहते। हर चीज़ को हम एक बड़े से अम्ब्रेला में देते हैं कि यार पहले कोलैबोरेट कर लो। हर चीज़ कोलैबोरेशन में मिलती नहीं है आपको, कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। अगर इतना आसान होता तो हमने 600 मिक्स 21 बनाए थे, हमारे पास तो फाइटर अपने आप बन जाना चाहिए था। ऐसे नहीं होता। तो आपका रोल जब तक आप नहीं समझते हो किस टेक्नोलॉजी को आप चाहते हो, मतलब आप ड्रोन कहोगे टीओटी कर दो, ऐसे नहीं होता। आप अमेरिका के पास चले जाओ, रशिया के पास चले जाओ, किसी भी कंट्री के पास चले जाओ कि आप टीओटी कर दो, ऐसे नहीं होता। टीओटी में आपकी क्या कमी है? हमारी भी तो कुछ स्ट्रेंथ होगी। उस स्ट्रेंथ को दोबारा लेके क्या फायदा? जो वीकनेस है उस पर फोकस करो ना। और वो भी क्या, हमारी चीजें, कुछ चीजें हमारी कंपनी बना सकती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसके बाद जो पॉइंट है तब आप बात करोगे यहां कोलैबोरेशन हमने करी। अगर आप इतना क्लियर हो गए तो कोई दुनिया में इंडिया को रोक नहीं सकता। 148 करोड़ लोग पीछे हैं हमारे। राइट राइट। सो कमिंग बैक टू चाइना सर, अभी आपने जो एग्जांपल्स दिए थे वो सारे सिविलियन एविएशन के, सिविल एविएशन के। व्हाट अबाउट मिलिट्री एविएशन? बिकॉज इफ यू टेक अ लुक एट इट, गलवान डोकलाम कह रहे हैं कि भाई अगला जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पे ड्रोन वॉरफेयर या ड्रोन यूसेज काफ़ी होने वाला है। तो व्हाट डू यू सी द डिफरेंस, और हाउ डू यू सी द डिफरेंस? सी देखिए, चाइना का ड्रोन प्रोग्राम बहुत पुराना प्रोग्राम है। 1960 में L-60 टारगेट ड्रोन इन्होंने रशिया से लिया था। और इनकी रशिया की जब अनबन शुरू हुई तो चाइना ने उसको चाइना में बनाने का प्रोग्राम शुरू किया। जनरल जाओ जू थे इनके, जो जिनको कभी फादर ऑफ ड्रोन प्रोग्राम कुछ वेस्टर्नर्स बुलाते हैं। तो वो मेरी किताब में भी मेंशन्ड है, इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर यूएवीज एंड चैलेंजेस में। तो वो जब शुरू किए तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि अमेरिकन ड्रोन भी फ्लाई करते थे चाइना पे, तो वो भी चाइनीज़ ने कुछ शॉट डाउन हुए, कुछ ख़राब हो गए, तो उन्होंने उससे भी सीखा। तो इनकी जर्नी वहाँ से शुरू हुई है। उसके बाद क्या हुआ है, चाइनीज़ मिलिट्री, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, उनके बेस पे ये ड्रोन डिज़ाइन प्रोग्राम शुरू किया। तो ओनरशिप बाय यूजर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इनकी जो एकेडमिया था, फिर इनकी इंडस्ट्री थी, डिफेंस फोर्सेस थी, वो सब का एक कोलैबोरेशन हुआ। और फिर आप अगर देखो, जियान इंस्टीट्यूट का देखें, NPU देखें, नॉर्थ वेस्ट पॉलिटेक्निक देख लें, फिर बिहांग यूनिवर्सिटी देख लें, इनकी जितनी भी शेन्योंग कॉरपोरेशन देख लें, ये सारी एंटिटीज़ ने एक ड्रोन टेक्नोलॉजी पे फोकस करके एक डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम किया। कई जगह पे इन्होंने कोलैबोरेट किया जहाँ पर एक दूसरे के साथ काम करने की थी, कई जगह पे उन्होंने नीश एरियाज़ में काम किया। तो चाइना एक कंसिस्टेंटली उन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करता गया। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि सिर्फ ड्रोन पे ही नहीं काम किया, इन्होंने उनके प्रोपल्शन सिस्टम पे काम किया, उन्होंने इनके वेपन सिस्टम पे काम किया, इनके सेंसर्स पे काम किया, उसका मिनिएचराइजेशन किया, फेलियर्स देखे। बहुत सारे फेलियर्स हैं। अगर इनके WZ-2000 का एक या WZ-700 के फेलियर्स की मैं एक स्टोरी है मेरी बुक में। तो फेलियर हुआ था, ये 15 मिनट फ्लाई करना था, 45 मिनट फ्लाई किया और क्रैश कर गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, क्रैश किया तो कोई बात नहीं, इसको एनालाइज करेंगे। 8 साल बाद उसको ठीक हुआ। तो उन्होंने उसको एक सेटबैक नहीं लिया, उसको एक लर्निंग प्रोसेस लिया। तो सिमिलरली अगर आप देखें उनका जो अगर आप सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक मेजर पार्ट है, उसमें 15 डिपार्टमेंट्स हैं। उनके 2 डिपार्टमेंट है, एक इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ये लोग देखते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में कैसे काम करना है, डिफेंस इक्विपमेंट में कैसे काम करना है। तो हमारा अगर आप इसका पैरेलल अगर आप देखो तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स आता है। एक और देखो तो हेडक्वार्टर IDS आता है। क्या उसमें हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है? क्या उसमें हमारा इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है? तो क्योंकि हम अब जॉइंटनेस की बात कर रहे हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी जॉइंटनेस, टेक्नोलॉजी लीडरशिप ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी करना चाहिए। और ये सिर्फ चाइना एक एग्जाम्पल नहीं है, अब US में देखिए, वहाँ भी है ऐसे ही सिस्टम, रशिया में भी हैं।
तो मुझे लगता है कि हमारा एक टेक्नोलॉजी ओनरशिप का एक जो इशू है, जहाँ जहाँ गैप्स हैं हमें उनको फिल करना चाहिए। Again, coming back to drones, both military as well as civilian perspective. तो military perspective से अगर हम बात करें तो warfare change हो रहा है, ethics of warfare change होगा। कोई एक ड्रोन से अगर किसी सोल्जर को कोई भी फेटल इंजरी होता है, हु इज़ गोइंग टू टेक द ओनर्स ऑफ इट? दैट्स वेयर द एथिक्स विल कम इन। द सेकेंड इज, अगर सिविलियन पर्सपेक्टिव से देखें, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू यू नो अ लॉट ऑफ बेसिक डिग्निफाइड लाइफ भी आपका इंडेंजर हो सकता है अगर हम ड्रोन यूसेज को नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखें। सो इन दीज टू लाइट्स, हाउ डू यू सी कि फ्यूचर में हमें किस तरीके से पुलिसिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिसी मेकिंग, पुलिसिंग करनी पड़ेगी विथ ड्रोन यूसेज? अच्छा, इससे पहले मैं आपके ये 2 क्वेश्चन लूँ, क्या मैं आपको एक डिफेंस ड्रोन के बारे में कुछ बता दूं? एब्सोल्युटली सर। हाँ, देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, भारत में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, निशांत प्रोग्राम, जो एक व्हीकल माउंटेड ड्रोन था। 4 ड्रोन बने, चारों आर्मी ने इंडक्ट किए, 16 करने थे, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ लिमिटेशंस थी। जब 4 ड्रोन क्रैश हो गए, ये 2010 के आसपास की बात है, जब क्रैश हो गए तो हमने उसको इम्प्रूव नहीं किया, हमने उसको क्लोज कर दिया। उसका इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या था कि वो कह रहे थे ये जो व्हीकल लॉन्च है ये सैटेलाइट से ट्रैक हो जाएगा। तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम व्हील बेस, मतलब जो एयरक्राफ्ट की तरह उड़ता है, वहाँ से एक बनाया। तो उसका एक वर्जन बनाया गया, पंछी के भी ट्रायल हुए, लेकिन वो भी इंडक्ट नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, रुस्तम 1 बनाया। अब रुस्तम 1 जो है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक हमारे साइंटिस्ट थे, रुस्तम बी दमानिया। तो जब कारगिल वॉर हुई तो ये बैठे हुए थे मलेशिया में एडवाइज़र। तो मैं जब बात कर रहा था, उनके फैमिली मेम्बर्स थे, तो उन्होंने बताया कि जब कारगिल वॉर देखी तो वो रो पड़े। वो इसलिए रो पड़े कि यार मैं अपने देश को एक अनमैन्ड सिस्टम नहीं दे पाया। और वो एक मेजर, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, वो पायलट भी थे, इंजीनियर होने के बावजूद। वो खुद ये जो आजकल रुस्तम 1 हमने बनाया है, इसका मैन्ड वर्जन था, लाइट LCRA कहते हैं इसको। वो लोग खुद फ्लाई करके, ट्रायल करके बड़े डेटा कलेक्ट करते थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में, बेंगलोर में, और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में भी वो इन्वॉल्व थे। तो वो उन्हें बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमें ये बनाना चाहिए। तो ये मैन्ड वर्जन उन्होंने अनमैन्ड के लिए सुझाव दिया। अब देखिए, ये प्रूवन एयरफ्रेम है, प्रूवन इंजन है, लेकिन हमारे पास इंडक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में बिल्कुल ही बेकार है, सिस्टम में काफ़ी स्ट्रेंथ है। इसमें छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको अगर हम फिल कर दें तो ये TB2 क्लास का ड्रोन हमारे पास रेडीली अवेलेबल है। तो हम कहीं ना कहीं उसको कंप्लीशन तक नहीं ले जा रहे हैं। अगर प्रूवन इंजन है, प्रूवन एयरफ्रेम है, इसका मतलब एयरफ्रेम और इंजन की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। और फिर इसमें ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग भी दिखा चुके हैं। हो सकता है मिनिएचराइज सेंसर्स हो, जो भी कोई छोटी मोटी कमियां हैं या जो भी कमियां हैं उसको पूरा करके, मेरे ख्याल ऐसे सिस्टम्स को हमें वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। सिमिलरली हमने तपस बनाया। तपस में हमने 27,000 फीट उड़े और करीब 27,500 उड़े इंस्टेड ऑफ 30,000 फीट। इसको 30,000 फीट तक उड़ना था और 27,500 फीट, और 18 आवर्स तक एंड्योरेंस ले पाए थे अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 24 आवर्स। शुरू में इसको डाउनग्रेड किया गया इसी साल बिगिनिंग में, मतलब ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट था, मतलब बहुत प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट था। फिर इसको बोला गया नहीं ये मिशन मोड से हटा दिया गया। तो एक एप्रीहेंशन आ गया, क्या ये प्रोजेक्ट कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की तारीफ करना चाहूँगा कि भारतीय वायुसेना ने 6 ड्रोन का ऑर्डर दे दिया। सिमिलरली भारतीय नौसेना ने 4 ड्रोन का ऑर्डर दे दिया। इससे क्या होगा, अब जो हमें ऑपरेशनल डेटा मिलेगा उससे ये ड्रोन इंप्रूव किया जाएगा। और DRDO ने भी रियलाइज किया कि हमें एक लाइट वर्जन, आर्म्ड वर्जन की बनाता है। ये ISR वर्जन है, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, आर्चर NG, आर्चर न्यू जनरेशन। इट इज़ ए सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म। सिमिलरली कॉम्बैट ड्रोन बना रहे हैं जिसको हम रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयर का बना रहे हैं। ये एक फ्लाइंग विंग स्टेल्थ ड्रोन होगा। और एक हम और जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, ये तो DRDO के प्रोजेक्ट हो गए। अब धीरे धीरे जब जो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो मैन्ड एयर का बना रही थी, उन्हें लगा कि यार हम मैन्ड बना रहे हैं, अनमैन्ड के साथ टीमिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो जिसे कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम कह रहे हैं, और HAL में डेवलप हो रहा है। इधर
स्ट्राइक ड्रोन DRDO में AD बना रही है और उधर HAL बना रहा है। तो एक अच्छा कंपटीशन, अच्छा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उधर से प्राइवेट सेक्टर एक छोटे सेक्टर के ड्रोन बना रहे हैं। अब उनको ऊपर आने की जरूरत है, तो एक बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग सेक्टर है। तो सर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ड्रोन प्रोडक्शन इन इंडिया? देखिए, ड्रोन प्रोडक्शन एक ब्रीदिंग स्पेस जो मिला है वो तपस के ऑर्डर से मिला है। तो मेरे हिसाब से एक तपस का ऑर्डर जो है एक बहुत अच्छा है। DRDO को एक अच्छा सोल्यूशन देना पड़ेगा। HAL जो है उसका कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम एक प्रॉमिसिंग प्रोग्राम है। सिमिलरली हमारा जो रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, लेकिन इन सब चीज़ों में अभी फंडिंग में अश्योरिटी नहीं है, यूज़र का ऑर्डर्स का भी अश्योरिटी चाहिए। तो ये एक प्रॉमिसिंग है। मेल प्रोग्राम जो है, जैसे हमारा टैक्टिकल प्रोग्राम है, शॉर्ट रेंज UAV जिसको रुस्तम 1 भी कहा जाता है, वो एक अच्छा प्रोग्राम है। तपस का और इसका फ्यूचर वेरिएशन आर्चर NG, ये हो गया पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर में हमारे बड़े ही प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है। देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम मैं बताना चाहूँगा, एक हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया है न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी, जो एक बेंगलोर बेस्ड फर्म है। ये जो ड्रोन उड़ेगा ये एटमॉस्फेयर से ऊपर उड़ेगा, 20 किलोमीटर पे उड़ेगा और महीने तक एयरबोर्न रहेगा। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने भी एक स्यूडो सैटेलाइट बना रहे हैं, वो सिविल वर्जन के लिए बना रहे हैं। तो सिविल और मिलिट्री एक अच्छा फ्यूचर दिखा रहे हैं और हमारी R&D ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, लेकिन इनमें हमेशा थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, कहीं ना कहीं वो यूज़र से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल यूज़र कनेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मेरा एक ही पॉइंट है कि वो R&D इन्वेस्टमेंट उनको इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं, जितनी भी 54 मिनिस्ट्रीज में ड्रोन यूज़र्स हैं, उनको इंडिजिनस डिज़ाइन ड्रोन्स लेने के लिए एक पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छा है। एकेडमिया जो है, देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी फंडिंग होती है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है, MIT से होता है, लेकिन वो जेनरिक फंडिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी गैप्स की तरफ फोकस नहीं करते हैं। जिस दिन उन्होंने एक फोकस, देखिए कभी भी मैं यूरोप या अमेरिका के प्रोजेक्ट देखता हूँ तो वो एक टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें एक फंडिंग देते हैं, उसमें टाइमलाइन देते हैं, 2-3 साल देते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो उसको एक्सपेंड करते हैं, लेकिन इट इज़ फोकस्ड ऑन ए टेक्नोलॉजी गैप। हमारे यहाँ कहते हैं कोई भी आओ, कुछ भी टेक्नोलॉजी बनाओ। तो जो हमारी ज़रूरत है उसमें ज़्यादातर फोकस नहीं हो सकता। आप इनोवेशन के लिए छोड़िए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी गैप है, जिसमें हम इंपोर्ट डिपेंडेंस है, जिसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उस पर अधिक फोकस कीजिए। इनोवेशन का आप 50-50 भी करेंगे, उसमें भी हमारी टेक्नोलॉजी गैप होता जाएगी। तो मुझे लगता है एक टेक्नोलॉजी ओनरशिप, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन अपने आप नहीं होगा, हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और देखिए, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से नहीं होगा और ये मिनिस्टर से नहीं होगा, इसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स, इसमें डिफेंस फोर्सेस, एकेडमिया, आप प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, हर किसी को मानना पड़ेगा कि हमारा जो एम है कि भारत को एक ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है और भारत को एक विकसित भारत बनाना है। वो तब होगा जब हम रिसर्च, इनोवेशन, IP क्रिएशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बनाएं कि हमें ग्लोबल में एक अपने लिए फुटहोल्ड बनाना है, दूसरों के बराबर की टेक्नोलॉजी बनती है और लेट द बेस्ट टेक्नोलॉजी विन। मेरे ख्याल पोटेंशियल बहुत है, लेकिन पोटेंशियल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लीडरशिप, ओनरशिप एंड आई विल से ये यूथ बल्ज को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के ओनरशिप लेना पड़ेगा, तभी विकसित भारत की तरफ हम बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे सर, इट वाज अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्टडी IQ। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी टुडे। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।